हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम उनका डिस्कशन करते हैं। आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इसको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक आज का सेशन है, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, GS 2 से लिए हैं। एक क्वेश्चन पॉलिटी से है और दूसरा क्वेश्चन IR से है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे एंड अगर आपका कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड सबसे एंड में हमेशा की तरह हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन एक 15 मार्कर है, मीन्स 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। टॉपिक क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए, इस बार के लिए ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, इस टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। कहाँ पर? जो हमने करंट अफेयर का मैराथन सेशन लिया था पॉलिटी में, तो वहाँ पे हमने इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपके पास कंटेंट का इशू है या कुछ चीज़ आप समझना चाहते हैं ना, तो उस वीडियो को आप एक बार रेफर कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी, इट शुड बी वेलकम्ड। इसका स्वागत होना चाहिए। सो लॉन्ग एज क्रिटिसिज्म डू नॉट हैम्पर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। और फिर पूछा गया है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस whether the power of contempt of court given to the higher judiciary limits the freedom granted by article 19(1)(a। अब ये कौन सा आर्टिकल है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड वेदर दीज टू कैन बी रिकनसाइल्ड। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या बोलता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, ठीक है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या बोलता है कि अगर आपने कोर्ट के डायरेक्शन को वायलेट किया है, उनको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको ओबे नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन है और वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी शुड बी वेलकम, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हैम्पर नहीं कर सकते हो। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि वेदर द पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गिवन टू द जुडिशरी लिमिट्स द फ्रीडम। मतलब क्या ये जो पावर है जो कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मीन्स पनिश करने की जो पावर है, क्या ये पावर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, क्या उसको लिमिट करती है, क्या उसको रेस्ट्रिक्ट करती है? इस चीज़ को आपको डिस्कस करना है। और फिर वेदर दीज टू कैन बी रिकनसाइल्ड, क्या किसी तरह का बैलेंस यहाँ पे हो सकता है क्या, ये चीज़ भी आपको बतानी होगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि प्रशांत भूषण वाला केस अभी न्यूज़ में था। उन्होंने ट्वीट्स किए थे CJI को लेके एंड जुडिशरी को लेके, तो उसके चलते उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये पूरा प्रोसेस हुआ था। ठीक है, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है।
तो देखिए इसी से आप शुरुआत भी कर सकते हो, ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, आप इस बात को जानते हैं कि ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था और क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उसी से आप शुरुआत कर दो इंट्रोडक्शन की। अब देखिए उसके बाद पूछा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्या लीगल सेफगार्ड्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, ये आपको बताने चाहिए। फिर आपको बताना चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये क्यों जरूरी है। भाई दोनों के बीच बैलेंस होने की बात हो रही है, मतलब दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो बताइए ना कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको बताना होगा कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो क्यों जरूरी है और एक डेमोक्रेसी में इसके क्या मायने हैं, ये आप सभी जानते होंगे। देन ये भी बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या इसको क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ये भी आपको बताना होगा। और फिर सबसे एंड में आप बता दीजिए कि किस तरह से दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर पूरा आपके साथ डिस्कस कर लिया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस हैं वो आपको बताने होंगे, इसके साथ क्या इश्यूज हैं वो आप बता दीजिए। आर्टिकल 19(1)(a ये क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई तभी तो आप बैलेंस बनाने की बात कर रहे हो, अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती तो फिर क्यों बैलेंस बनाया जाता, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप रिकंसाइल कर सकते हो, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब देखिए जिन लोगों को पता नहीं है कंटेम्प्ट के बारे में, देखिए कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है। कंटेम्प्ट बेसिकली पावर होती है कोर्ट के पास, पावर ऑफ कोर्ट, ठीक है, टू प्रोटेक्ट, उसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेम्प्ट की पावर दी जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो वर्ड है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कहीं पे भी नहीं किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। कहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखिए 1971 का एक एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके आंसर में होनी चाहिए। सबसे पहले ना आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो आप प्रशांत भूषण केस को यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था, लाइमलाइट में आ गया। आप चाहें तो कंटेम्प्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लगे तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ना आपको लीगल सेफगार्ड्स बताने होंगे कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको कहाँ कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए जब बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पे दो आर्टिकल है 129 एंड 215, जो कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को एम्पावर करते हैं कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। उनके पास पावर्स दी गई हैं, ठीक है। देन ये जो 1971 वाला एक्ट है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। देखिए इसमें कंटेम्प्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल। अब देखिए इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया था। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिविल कंटेम्प्ट कब होता है, जब आप किसी कोर्ट के ऑर्डर का विलफुल आप उसको डिसओबे करते हो, तो उसको कहा जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। एंड उसी तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होता है। काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि आप कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रहे हो, आपका कोई एक्ट ऐसा है, आपने कोई चीज़ ऐसी कर दी है जिससे जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो कम हो रही है, आप उसको स्कैंडलाइज कर रहे हो, कोर्ट की निंदा आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा। आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहे हो तो वो भी एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एंड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, हम 19(1)(a की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन हमको दिए गए हैं। कहाँ पे, 19(2) में, और उसमें वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। मीन्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, एंड वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये चीज़ आनी चाहिए,
ठीक है, तो आपने बेसिकली डिफाइन कर दिया कि ये होता क्या है और इसमें क्या सेफगार्ड्स वगैरह दिए गए, तो ये एक डिमांड तो हमने पूरी कर दी है। अब देखिए इसके बाद ना ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो पावर है इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, ये चीज़ आपको बतानी होगी। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि ये इसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा जज है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको डिफाइन नहीं किया गया। पहली बात आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 जो एक्ट है इसमें एक सेक्शन 5 है। ये सेक्शन 5 क्या बोलता है कि अगर फेयर क्रिटिसिज्म है या कोई फेयर कमेंट किया गया है तो उसको आप कंटेम्प्ट नहीं मानोगे, लेकिन ये फेयर क्या होता है इसको डिफाइन नहीं किया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि सब्जेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, डिपेंड करता है कि कौन सा जज है, उसकी क्या प्रेफरेंस है, उसका थिंकिंग किस तरह से चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्टिव एलिमेंट यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि देखिए काफ़ी रूटीनली इसको यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आप क्रिटिसाइज करते हो, जो डिसेंट होता है उसको दबाने के लिए। तो ये चीज़ तो गलत है ना। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि डिसेंट को कर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है वो है एक्ट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए काफ़ी सारे केसेस में ऐसे एक्शंस को पनिश किया गया जहाँ पे किसी भी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्पीड नहीं हो रहा था, जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन इम्पीड नहीं हो रहा था। केवल एक ही चीज़ माइंड में थी, वो क्या थी, रेपुटेशन ऑफ जुडिशरी। तो इन सब केसेस में तो कंटेम्प्ट पावर यूज नहीं करनी चाहिए। तो इस बेसिस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि ये जो कंटेम्प्ट पावर है इनमें क्या इश्यूज हैं। अब अगली डायमेंशन क्या आती है कि जो 19(1)(a है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी कब वाइब्रेंट होती है, कब स्ट्रेंथन होती है, जब लोग अपनी ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। और ये पार्ट होता है एक गुड लाइफ को इंश्योर करने का। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 भी शामिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस बता दी इस आर्टिकल की। अब देखिए मतलब दोनों चीज़ें जरूरी है तो बैलेंस बनाना होगा। अब आपको रिकंसाइल की बात करनी होगी कि किस तरह से रिकंसाइल कर सकते हो। तो देखिए ये बात तो ऑब्वियस सी बात है कि रिकंसाइल किया जाना चाहिए, लेकिन अब आप इसको किस तरह से लिखोगे। तो देखिए आप वैलिडेट कर सकते हो कि किस तरह के एफर्ट्स किए गए हैं, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जजमेंट है 1978 का, मुलगांवकर केस इसको बोलते हैं और इसको मुलगांवकर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, प्रीलिम्स में, कि मुलगांवकर प्रिंसिपल्स इसका रिलेशन किस चीज़ के साथ है। तो आंसर क्या होगा, इस केस में गाइडलाइंस दी गई थी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस किस सिचुएशन में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स हमें जानने जरूरी नहीं है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जो गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने मुलगांवकर केस में उनको फॉलो किया जाना चाहिए। देखिए वो सारी गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये पूछा जाएगा, ठीक है। केवल ये पता होना चाहिए कि मुलगांवकर केस 1978 या फिर मुलगांवकर प्रिंसिपल्स उनका रिलेशन किस चीज़ के साथ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देखिए वाइज इकोनॉमिक यूज करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हर केस में आप इन पावर को यूज़ कर लो, ठीक है, इकोनॉमिकली इसको यूज़ करना चाहिए, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था। दूसरी बात देखिए जो 1971 का एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, इसमें एक अमेंडमेंट होता है 2006 में, और उसमें एक नई कंडीशन डाली जाती है, वो ये कि जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ ये एक वैलिड डिफेंस बनाया गया था कि अगर आप ट्रुथ बताते हैं, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है, तो उसको एक वैलिड डिफेंस माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट वाला जो केस होता है उसमें, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी अच्छे पॉइंट है जिससे आप वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ इनके बीच में रिकंसिलेशन हमको करना चाहिए और हमारे पास एविडेंस भी है, गाइडलाइंस भी है, वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए जहाँ तक कंक्लूजन है
तो आप जो फॉरेन जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। देखिए काफ़ी कंट्रीज़ में इनको यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि अगर हम यूके की बात करें जो हमारे ऊपर काफ़ी हावी थे 200 सालों तक, ठीक है। तो यूके की अगर बात करें तो ऑफेंस ऑफ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट वहाँ पे ऑब्सोलीट हो गया है, इसको यूज़ किया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से यूके की बात कर सकते हैं, यूरोपियन जो डेमोक्रेसीज हैं उनकी बात कर सकते हैं जहाँ पे इनको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमको इनसे सीखना चाहिए, ठीक है, और एक बार रिविजिट करना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड ये क्वेश्चन है आईआर से। अब देखिए ये क्वेश्चन ना 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। हालांकि जो क्वेश्चन पोस्ट हुआ था टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें जो इंग्लिश वर्जन है उसमें 10 मार्कर है, एंड जो हिंदी वर्जन है उसमें 15 मार्कर है। हमारी तरफ से गलती हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। और यूएनएससी रिफॉर्म्स, इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ये टॉपिक हमेशा ही न्यूज़ में होता है, और इस पे आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है मेंस में, ठीक है। 10 मार्कर है तो काफ़ी शॉर्ट में आपको इसको लिखना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिफॉर्म्स इन यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, दे आर द की टू इंश्योर इट्स रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ठीक है। इसको आपको डिस्कस करना है। ऑल्सो हाईलाइट इंडियाज क्रेडेंशियल्स टू सिक्योर द सीट एट ग्लोबल हाई टेबल। अब देखिए यूएनएससी आप जानते हैं इसमें 5+10 मेंबर्स हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और इनके पास वीटो पावर भी होती है, ये आपको पता है। यूएनएससी को कब बनाया गया था, 1945 में इसको बनाया गया था। तो ये बैकग्राउंड है जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, आपको यूएनएससी के बारे में लिखना होगा, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यूएनएससी में जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, दे आर द की टू इंश्योर इट्स रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए क्वेश्चन में रिफॉर्म्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये सबसे पहली बात है। रिफॉर्म्स प्लस वो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को इंश्योर करेंगे, इस चीज को आपको लिंक करना है, ठीक है। तो वही रिफॉर्म्स लिखिए जिनसे जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है वो इंश्योर हो रहा है, किस तरह से इंश्योर हो रहा है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, इंडिया के क्रेडेंशियल्स, तो वो आपको बताने होंगे कि भाई इंडिया को क्यों वहाँ पे एक सीट दी जाए, परमानेंट मेंबरशिप दी जाए, ठीक है। इंडिया के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, ये आपको वहाँ पे लिखनी होगी। ये सेकंड पार्ट है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये तो हम हमेशा ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस आप करेंगे, उसके बाद हाउ द रिफॉर्म्स विल इंश्योर द रिप्रेजेंटेटिवनेस, वो जो कैरेक्टर है वो किस तरह से इंश्योर करेंगे ये आपको लिखना है। इंडिया के क्या क्रेडेंशियल हैं ये आपको लिखने हैं, और फिर बाद में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये 4 इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, आप बता दीजिए कि जो यूएनएससी है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था। आई थिंक अक्टूबर 1945 में इसको सेटअप किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, उसको इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएनएससी को दी गई है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके वो दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए इसको बनाया गया था। 5 परमानेंट मेंबर है एंड 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन देखिए इसको बनाया गया था 1945 में, 5+10, ठीक है। आज बात हो रही है 2021 की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो चुका है। एंड जब 1945 में इसको बनाया गया था उस समय का जो ग्लोबल ऑर्डर था वो कुछ और था, लेकिन आज की डेट में वो कुछ और है, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और इसीलिए रिफॉर्म्स की बात होती है। और जब भी हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बेसिकली 5 इसकी डायमेंशन होती है कि किस तरह से रिफॉर्म्स की बात हो रही है। सबसे पहला क्या है, कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप। दूसरा क्या है, वीटो के ऊपर बात होती है। तीसरी क्या होती है, रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। फोर्थ वन क्या है कि जो
काउंसिल की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसका वर्किंग मेथड वगैरह क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर रिफॉर्म्स की बात होती है, ठीक है, साइज एंड मेथड्स। एंड फिफ्थ वन क्या है कि जो यूएनजीए है, जनरल असेंबली है, उसके साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। तो ये बेसिकली 5 मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर रिफॉर्म्स की बात होती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है उसको इंश्योर करेंगे। तो ये चीज़ अब आपको बतानी होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप बता दीजिए कि जो यूएनएससी का जो प्रेजेंट कंपोजिशन है वो अभी के वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। किस तरह से, आप देखिए जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो लैटिन अमेरिकन है, उनका वहाँ पे प्लेस ही नहीं है। एशिया को अंडर रिप्रेजेंट किया गया है और यूरोप को ओवर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि P5 मेंबर कौन से हैं। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि P5 मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी पहली। तो जो परमानेंट मेंबर हैं उनको हमें बढ़ाना होगा, उनको एक्सपेंड करना होगा, ताकि ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं इनको भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो ये पहली चीज़ हो जाएगी कि अगर ये रिफॉर्म होता है तो जो यूएनएससी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इंश्योर होगा। इसके अलावा देखिए सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप जो मेंबरशिप है उसको इंक्रीज नहीं करते हैं, जो कंटेंडर हैं वो कौन है, इंडिया हो गया, जापान हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह हो गई, अगर इनको शामिल नहीं करोगे तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये अपनी लेजिटिमेसी खो देगी। अगर आप बात करें अभी प्रेजेंट सिचुएशन की, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इराक, सीरिया, इनकी आप बात कर सकते हैं, तो यूएनएससी इतनी इफेक्टिव नहीं रही है, ठीक है। तो आपको जो रीजन्स हैं उनको आपको शामिल करना होगा, तभी आप बात कर सकते हो लेजिटिमेसी की, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा। इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हो, देखिए ये जो P5 कंट्रीज हैं ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब यूएनएससी की बात आती है तब ये डेमोक्रेसी को भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो सभी लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और मेन इश्यू है वीटो का। देखिए जो P5 कंट्रीज है इनके पास वीटो है एंड इस वीटो पावर को ये यूज़ करते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। तो जब रिफॉर्म की बात आती है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक वीटो की बात है तो जो जनरल असेंबली है उसके पास ओवर राइडिंग पावर्स होनी चाहिए। एंड देखिए वहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप जो यूएनएससी है उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को आप इंश्योर कर सकते हो, उसको उसके जो एक्शन होंगे वो लेजिटिमेट होंगे, क्योंकि उसमें सभी कंट्रीज का से होगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जहाँ पे बात आ रही है कि इंडिया के क्या क्रेडेंशियल है। देखिए इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/6 है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमानेंट मेंबर नहीं है। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल तो यही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो आप लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। आप यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस की बात कर सकते हैं, हमारा हमेशा से उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये सब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल हैं जो कि हमारी जो डिमांड है उसको और स्ट्रेंथन करते हैं यूएनएससी में एक परमानेंट सीट के लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए जहाँ तक कंक्लूजन की बात है तो आप इस बात की इंपॉर्टेंस बता दो कि अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उससे क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी। देखिए एक तो जो गवर्निंग पावर है वो डिसेंट्रलाइज होगी, यूएनएससी की जो लेजिटिमेसी है वो बढ़ जाएगी, जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनका से बढ़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो गवर्नेंस है वो और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम लर्नर की आंसर शीट को देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कंटेम्प्ट वाला है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से शुरुआत की है, इंट्रोड्यूस काफ़ी अच्छे से किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं डेमोक्रेसी के। तो ये बहुत अच्छे से आपने इसको
इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद आपने बताया है कि सेक्शन 10 ऑफ जो 1971 वाला एक्ट है, इसके अलावा 129 एंड 215, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत आपने की है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या लिखा है कि कंटेम्प्ट लॉ वर्सेस आर्टिकल 19(1)A, ठीक है। तो आपने ये बताया है कि जो आर्टिकल 19(1)A है ये इंश्योर करता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम, और जो कंटेम्प्ट लॉ है ये कर्ब करता है फ्रीडम टू स्पीक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी हैं, आपको इसकी इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए थी, ठीक है, कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट को थोड़ा और आपको इलेबोरेट करना चाहिए था, 15 मार्क है, थोड़ा आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो चीज़ आपने यहाँ पे नहीं बताई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने बताया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसमें क्या इश्यूज़ हैं। आपने बताया कि किस तरह से सब्जेक्टिवनेस आती है, आर्बिट्रेरली इसको यूज़ किया जा सकता है, तो ये पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो 1971 वाला एक्ट है उसमें किस तरह से कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है, तो वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। इसके बाद आपने प्रशांत भूषण वाला केस यहाँ पे लिखा है, लेकिन देखिए थोड़ा इसको शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे डायमेंशंस है जो आपको यहाँ पे एड्रेस करनी है, ठीक है। और वो जो 19(1)A है उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। फिर बात आती है रिकंसाइल करने की, तो आपने बताया है कि इसको रिविजिट करना चाहिए, एंड फिर आपने बताया है कि कंटेम्प्ट लॉ शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड एज ए मीन्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और जजमेंट। अब देखिए इसको वैलिडेट करना काफ़ी ज़रूरी है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो गाइडलाइंस है ना, वो यहाँ पे आती तो जो आपका स्टेटमेंट है उसको एक फोर्स मिलता, तो वो एक चीज़ यहाँ पे कमी मुझे लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ एक होनी चाहिए कि आपको वैलिडेट करना चाहिए, एंड उसके बाद आपने कंक्लूड किया है। देखिए काफ़ी लंबा ये कंक्लूजन है, एक 15 मार्कर तो 3 से 4 लाइन काफ़ी होगी, ठीक है, तो इसको आपको शॉर्ट में करना होगा। और आपने यहाँ पे बात की है फॉरेन डेमोक्रेसी में, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिखा है, और मैंने भी इसी तरह से कंक्लूड किया था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में इसको करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत की है कि यूएनएससी इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपने काफ़ी अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अच्छे से आपने किया है, वेरी गुड। फिर आपने रिफॉर्म्स की बात की है। अब देखिए हेडिंग सही नहीं है, रिफॉर्म्स नीडेड ये नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि रिफॉर्म्स किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को इंश्योर करेंगे, तो हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए। आपने बताया कि अनडेमोक्रेटिक है, तो ये पॉइंट सही है, लेकिन लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए था। फिर आपने बताया लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब देखिए ये पॉइंट की जरूरत नहीं है ना, आपको केवल वही पॉइंट लिखने हैं जिससे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो जो लिंकेज है वो हो रहा है। आपने वीटो पावर की बात की है, लेकिन देखिए वीटो पावर को आपको लिंक करना होगा जनरल असेंबली से, तभी आप बात कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन की, तो वो एक कमी मुझे यहाँ पे लगी। देन आपने क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये ठीक है। फिर आपने इंडिया के क्या क्रेडेंशियल हैं ये आपने बताया है कि फाउंडिंग मेंबर हैं एंड पीस कीपिंग फोर्सेस वगैरह हो गई, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन, ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन आपने न्यूक्लियर वेपन स्टेट की बात की है, तो वेरी गुड, ये सब पॉइंट आपने काफ़ी अच्छे लिखे हैं। और फिर सबसे एंड में आपने कंक्लूड किया है कि पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी एक अच्छा आपने कंक्लूजन लिखा है। तो इस पार्ट में कोई इशू नहीं है। इशू कहाँ पे था, ये जो फर्स्ट पार्ट था कि हेडिंग आपकी चेंज होनी चाहिए, और जिस तरह से आपने लिखा है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए था, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी नॉलेज वाइज आपके पास नॉलेज है, कोई इशू नहीं है, लेकिन किस तरह से आपको आंसर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो चीज़ थोड़ा यहाँ पे कमी मुझे लगी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट तो आपका ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ना इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।